आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन ऑन इन्फरेंस। क्वेश्चन ऑन इन्फरेंस यानी कि आपके सेंटेंस को पूरा पढ़ने के बाद जो आपका निष्कर्ष दिया हुआ है उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है और आपको आंसर करना है कि उसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। इन्फरेंस का मतलब वही है कि किसी भी चीज़ का मतलब एंड में क्या निकलता है इस पूरे सेंटेंस का। तो आपका पहला क्वेश्चन, डेस्पाइट द स्कॉचिंग हीट द यंग एथलीट कंटिन्यूड हिज फर्स्ट लैप फाइनल लैप सॉरी। तो फिर स्कॉचिंग हीट यानी कि जो हद से ज़्यादा गर्मी होती है, एकदम कैसे बताऊँ, जो आपको एकदम से कैसे एक तरीके बर्न फील कराती है आपकी स्किन पर। कभी भी अगर आपको अभी के टाइम पर इंडिया में जब गर्मी होती है, अभी तो बारिश बहुत हो रही है इस वजह से नहीं फील हुआ होगा, नहीं तो वैसे जो एकदम आपको खाल जलने जैसी हल्की गर्मी महसूस होती है वैसा कुछ ये हीट होता है। और इस चीज़ के चलते हुए भी उस एथलीट ने अपना फाइनल लैप कंप्लीट किया। हिज फेस मास्क बस हिज फेस अ मास्क ऑफ डिटर्मिनेशन। मतलब वही चीज़ बताया गया है कि जो उसकी उस टाइम पर शक्ल थी, मतलब आप किस तरीके से कह सकते हैं, मतलब उसने जिस तरीके से इस तरीके की गर्मी में भी अपना फाइनल लैप कंप्लीट किया, उसे डिटर्मिनेशन कहा गया कि कितना ज़्यादा उस चीज़ के प्रति होता है। डिटर्मिनेशन का हिंदी मतलब क्या हो सकता है? या तो आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि कोई भी चीज़ में कितनी मुश्किल भी हालत क्यों ना हो, लेकिन आप उस चीज़ में लगे रहो, डटे रहो, समथिंग लाइक दैट। और he stumbled once, his leg threatening to give away, but he pushed on the cheers of the crowd a distance murmur। तो ये इसमें बताया हुआ है कि वो एक बार ही लड़खड़ाया भी, उसका पैर किसी चीज़ से टक्कर खा के और वो लड़खड़ा गया होगा और उसका पैर जो था वो गिव अप करने के लिए थ्रेटन कर रहा था, मतलब कि वो गिव अप करने वाला था। थ्रेटन करना यानी कि आप कैसे कह सकते हैं, धमकी देना या फिर वगैरह मत, लेकिन इसके अंदर धमकी देना नहीं है, सिर्फ वो एक साइन दे रहा था कि उसके पैर अब गिव अप करने वाले। तब भी उसके बाद में वो आगे बढ़ता रहा। जो उससे डिस्टेंस में चीयरिंग सुन रही थी उससे उसे हेल्प मिली। चीयरिंग यानी कि डिस्टेंट क्राउड का जो मरमर है, मतलब मरमर कुछ नहीं है, अगर आपको कोई भी दूर डिस्टेंस में एक बहुत हल्की आवाज़ या फिर कई सारी चीज़ों की एक साथ में आवाज़, आपको कैसे समझा सकता हूँ, अगर आप मेट्रो स्टेशन पे जाते हो कई सारे जूतों की एक साथ में ज़मीन पर घिसने की जो हल्की हल्की आवाज़ क्रिएट होती है उसे आप मरमर भी कह सकते हो। तो किसी कई सारे लोगों की बोलने की भी हो सकती है और भी कई तरीके की होती है। कोई भी डिस्टेंस पे कोई भी हल्की साउंड आपका मरमर में अकाउंट हो जाएगा। As he crossed the finish line, he did not raise his arm in victory, but instead collapsed onto the track, breathing heavily। मतलब जैसे ही उसने लाइन पूरी की, उसने अपना हाथ खड़ा करके ऐसे कुछ भी सिंबल नहीं किया खुशी के लिए, वो सिर्फ गया और वहाँ पर हाफते हाफते ट्रैक पर ही कोलैप्स हो गए, यानी कि वहाँ पर लेट गया वो। जैसे कि अगर आप भाग रहे तो फिर पूरी तरीके से एकदम से आप वहाँ पर ही जाकर के लेट गए कि अब मुझसे और नहीं हो रहा। और इसका क्वेश्चन, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द एथलीट्स परफॉर्मेंस? एथलीट के परफॉर्मेंस क्या चीज़? He gave his maximum effort। He gave his maximum effort भी हो सकता है, लेकिन मुझे जो लग रहा है कंप्लीट पूरा पढ़ने के बाद में देखो, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द एथलीट्स परफॉर्मेंस। हाँ, he gave his maximum effort। बाकी मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़ा था तो मेरे ध्यान में उसके इमोशंस आए थे, और इमोशन अगर हम देखें तो फिर उसने अपना हाथ को चीयरिंग के तौर पे नहीं किया था, उससे वहाँ पर जाकर के लेट गया था। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो हाँ, ही गेव हिज मैक्सिमम एफर्ट। चलेगा आपका। अब दूसरे पर आते हैं, क्वेश्चन 2 पैसेज। द न्यू पॉलिसी प्रॉमिस्ड टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस, बट द लॉन्ग लाइन्स एट द काउंटर ओनली ग्रू लॉन्गर। तो इसके अंदर ये हमें बताया गया है कि द न्यू पॉलिसी प्रॉमिस्ड स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस, मतलब इसके अंदर जो एक नई पॉलिसी है कि कोई भी एक तरीके का रूल लागू किया जा रहा होगा नया तरीके का, जिसकी वजह से आप प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना, यानी कि उसके अंदर से जितने भी आपको
क्या कह सकते हैं, एक्स्ट्रा प्रोसेस। कोई भी स्ट्रीमलाइन का करने का मतलब होता है किसी भी मुश्किल चीज़ को आसान या फिर सरल कर देना। जो भी चीज़ जटिल होती है या फिर मुश्किल होती है, कैसे बताऊँ, अगर आपके पास में 3 से 4 रास्ते एक जगह जाने के, तो फिर वहाँ पर जब उन 3-4 रास्तों से जाने के बजाय सिर्फ एक हाईवे को क्रिएट कर देना और बाकी रास्तों को हटा देना, मतलब हाँ सिंप्लीफाई कर देना। बट द लॉन्ग लाइन्स एट द काउंटर ओनली व्यू लॉन्गर, मतलब इसके अंदर लॉन्ग लाइन्स का बात की जा रही है काउंटर पर, जो कि बढ़ेगी जा रही है। Employees who had been promised a simple workflow now looked more stressed than ever, constantly consulting thick manuals। मतलब वही चीज़ इसके अंदर बताई गई है कि जहाँ पर किसी भी एक एम्प्लॉय यानी कि किसी भी कर्मचारी को एक सिंपल वर्कफ्लो बताया गया था कि आपको हम आसानी से कोई भी काम को करने का मौका देंगे, हम आपको 3 से 4 अलग अलग काम में देंगे। वहीं पर उन्हें ये चीज़ देखने को मिली कि थिक मैनुअल्स यानी कि उन्हें अपनी तरफ से ही कई सारे और एक्स्ट्रा काम भी करने पड़ रहे थे, जो कि उनके काम के अलावा भी थे। जैसे कि सोचो अगर आपका काम है कि आपको सिर्फ अपना प्रोजेक्ट बनाना है, उसे प्रिंट करना है और उसे आपको आपके डेस्क पर रखना है अपने बॉस के सामने, लेकिन वहीं पर ही आपको प्रिंटर को भी देखना पड़ता है कि प्रिंटर में प्रॉब्लम आ रही है और भी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है उसके साथ। The manager when questioned simply smiled and said change takes time। और जब मैनेजर से सवाल किए गए तो फिर मैनेजर ने सिंपली यही कहा कि किसी भी चीज़ के बदलाव में समय लगता है। तो आपके क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द ऑथर्स इम्प्लाइड एटीट्यूड टुवर्ड्स द न्यू पॉलिसी। मतलब ऑथर का जो व्यवहार था उस वो पॉलिसी की तरफ वो कैसा था, उसके मुताबिक वो पॉलिसी कैसी थी। क्रिटिकल एंड प्रैक्टिकल, स्केप्टिकल, हाँ क्रिटिकल एंड स्केप्टिकल। हाँ तो क्रिटिकल मेरे को और स्केप्टिकल का मेरे को एग्जैक्टली मीनिंग तो याद नहीं है, लेकिन क्रिटिकल इसमें से कोई भी एक वर्ड जो आपको पढ़ने में आ रहा है यही पता चलेगा कि इसके अंदर उसकी बुराई की गई है, जो ये नई पॉलिसी आ रही है। और इसके अंदर आपको कुछ वर्ड नहीं दिखेगा, सिर्फ क्रिटिकल यानी कि कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। तो फिर इसका आंसर आपका सेकंड हो गया, क्रिटिकल एंड कैपिटल। मुझे और लाउड बोलना चाहिए। क्वेश्चन 3, पैसेज इन द गार्डन द रोजेस दैट वंस ब्लूम्ड इन द राइट ऑफ कलर वर नाउ डल विदर्ड ब्राउन। तो इसमें ये बताया गया है कि एक गार्डन है और वहाँ पर जो खिले हुए फूलों का राइट ऑफ कलर यानी कि बहुत डिफरेंट कलर हुआ करते थे, वो अब डल हो चुके हैं, यानी कि कम हो चुके हैं। डल कलर कैसे कह सकते हैं, यानी कि कलरलेस आप कह सकते हैं। क्या चीज़, जोर से जोर, हाँ बेरंग हो चुके हैं, कलरलेस बेरंग। हाँ ठीक। विदर्ड ब्राउन यानी कि सूखे हुए। विदर्ड उसी चीज़ को कहा जाता है जब वाटर की कमी से कोई भी चीज़ सूख जाती है, विदर्ड ब्राउन, और थोड़ी ब्राउन कलर की हो जाती है। द सॉइल वाज क्रैक्ड एंड ड्राई, मतलब एंड द लीव्स ऑन द ट्रीज कर्ल्ड एट द एज। तो इसके अंदर बताया गया है कि जो आपकी सॉइल थी उसमें क्रैक आ चुका था, यानी कि ऐसा कब होता है जब कभी भी सूखा पड़ता है, ड्रॉट पड़ता है, और जितनी भी आपकी पत्तियाँ थी, आपने देखा होगा कि जितनी भी सूखी हुई पत्तियाँ होती है वो थोड़ी मुड़ सी जाती हैं, वहीं पर जितनी भी फ्रेश लीव्स होती है वो सीधी होती हैं। तो फिर उसी के बारे में बताया गया है कि वो जो उनकी एज थी यानी कि उनके कोने से वो मुड़ चुकी थी। Birds which usually sang loudly in the morning were conspicuously absent। Birds जो कि यूजुअली वो तेज़ी से गाया करती थी, मतलब वही चीज़ जिस तरीके से वो उनका जो साउंड होता है, चर्पिंग वगैरह हम कह सकते हैं, क्या करती थी, वो चीज़ अब कंस्पिशियली एब्सेंट है। कंस्पिशियली का मीनिंग होता है नोटिसेबली, या फिर आपकी आंखों से जो चीज़ विजिबल हो। बिल्कुल जैसे अगर सोचो किसी रेसर का परफॉर्मेंस अच्छा हो दूसरों के मुकाबले किसी रेस ट्रैक पर, सिर्फ टाइम और पॉइंट्स की वजह से, लेकिन वहीं पर कोई रेसर दूसरों से पूरी की पूरी रेस में ही सबसे आगे रहा हो और बल्कि अच्छा डिस्टेंस मेंटेन करके, तो फिर उसे हम कॉन्स्पिशियली वो
कॉन्स्पिशियसली टेकिंग एडवांटेज ड्यू टू हिज परफॉर्मेंस, ऐसा कुछ हम हमारा वो सेंटेंस हो जाएगा कि उसकी जो परफॉर्मेंस थी उसकी वजह से वो एक बहुत ही बड़े एडवांटेज पर था, यानी कि जो चीज़ आपको आंखों से दिखे, एक बहुत बड़ा डिफरेंस। अ सिंगल एम्प्टी watering कैन ले ऑन इट्स साइड नियर द साइड। A single empty watering can lay on its side near the shed. शेड का मतलब क्या चीज? छाया। किसी चीज की छत डाल रखी छोटी बात पूछो छप्पर। नाइस सेंटेंस रीजन कि a single empty watering can lay on its side near the tree. जो वाटरिंग कैन था वो शेड के नियर पड़ा हुआ था खाली। अच्छा सॉरी बात की तरह मैं इसको उसकी तरह वो डाल की तरह ले रहा, मैंने इसे कैन को वैसे नहीं देखा। ठीक है, थैंक यू। सॉरी। What can be inferred as the most likely cause of the state of the garden? तो हम इस हिसाब से किस निष्कर्ष पे आ सकते हैं कि उस गार्डन की हालत कैसी थी? Options: The roses were planted in the wrong season. क्या? मैं एक बार ये पूरा मतलब पढ़ या बोल दो, कोई बात नहीं। इसके अंदर पहले का तो ये बता रखा है कि रोजेस को गलत टाइम पर प्लांट किया गया था, गलत सीजन पे, मौसम में। एंड इंसेक्ट इन्फेस्टेशन डिस्ट्रॉयड द प्लांट्स, कीड़ों के वो जब कभी भी कई सारे कीड़ों का ग्रुप किसी भी जगह को खराब कर देता है, इन्फेस्टेशन का मतलब यही हुआ। द गार्डन हैज़ बीन नेग्लेक्टेड एंड नॉन वाटर्ड, सी हमारा ये हो गया कि काफ़ी टाइम से उसको वो नज़रअंदाज किया गया है और पानी नहीं दिया गया। A sudden cold snap damaged the vegetation, मतलब एकदम से जो एक कोल्ड स्नैप यानी कि एकदम से जो ठंड पड़ी होगी उसने वहाँ की वेजिटेशन यानी कि कैसे कह सकते हैं, मतलब यहाँ के फूल पत्तियों की जो ग्रोथ थी उस पर असर डाला था पूरी तरीके से। तो फिर इसका वही हो जाएगा सी, हमें पानी के बारे में साफ पता चल रहा है कि जो वहाँ पर जो है विदर्ड ग्राउंड यानी कि सूख चुका है, सॉइल भी ड्राई है। अब हमारा 4 आ जाता है। 4 हमारा पैसेज जो इसके अंदर टोटल 8 पैसेज हैं, इसके अंदर 8 पैसेज इसलिए क्योंकि मेन हमारे से पैसेज को पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। Sunil's colleagues often saw him working late, hunched over his desk with a pile of reports. सुनील के बारे में बात हो रही है कि उसके जो कॉलीग थे यानी कि साथ काम करने वाले लोग सहकर्मी, उन्होंने यही चीज़ देखी थी कि सॉरी एक मिनट, कॉलीग हो गए ना, सॉरी हाँ, उसके जितने भी जूनियर हो गए, कॉलीग के जूनियर सीनियर, वो फेलोमेट नहीं हुए या फिर कॉलीग ही हो गए, कलीग ही हो गए। तो फिर जो उसके कॉलीग थे वो उससे कई बारी बेंच पर वो हंच्ड ओवर हिज बेंच विद अ पाइल ऑफ रिपोर्ट्स। हंच्ड ओवर मतलब कि उसे अपने पूरी तरीके से, जब कभी भी आप किसी डेस्क पर पूरी तरीके से झुक करके काम कर रहे होते हो, उस तरीके से काम करते हुए देखा था लेट नाइट में। एक बहुत ही पाइल ऑफ यानी कि किसी भी एक के ऊपर एक जब किसी चीज़ का ढेर लगा दिया जाता है तो उसे आप पाइल कह सकते हैं। तो रिपोर्ट्स के साथ में उसे देखा था लेट नाइट में। He rarely joined them for coffee breaks or lunch, preferred to eat a quick sandwich at his desk while continuing to work. मतलब वो कभी भी उन्हें कॉफ़ी ब्रेक पर या फिर लंच पर ज्वाइन नहीं करता था, वो एक क्विक सैंडविच अपने डेस्क पर ही खाया करता था, मतलब एक लंच के बजाय सिर्फ एक सैंडविच खा लेना जल्दी से जल्दी और काम को वापस से शुरू कर देना। When the promotion was announced, everyone was surprised that he had been passed over in favor of a newer and less experienced employee. मतलब इसके अंदर यही चीज़ बताई गई है कि जब प्रमोशन को अनाउंस किया गया यानी कि सबको बताया गया तो फिर हर कोई शॉक में था, क्योंकि उसके बजाय एक नए वो
और लेस एक्सपीरियंस यानी कि जिसने इतना काम वहाँ पर नहीं किया था उसको उसकी प्रमोशन दे दी जा चुकी थी, मतलब जो वो प्रमोशन उसे मिलनी चाहिए थी वो किसी और को मिल चुकी थी। तो ये सेंटेंस कंप्लीट। क्वेश्चन है आपका, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द कंपनीज क्राइटेरिया फॉर प्रमोशन। मतलब इससे आप कंपनी की वो कह सकते हैं, कंपनी के क्राइटेरिया यानी कि किसी को सेलेक्ट करने का प्रमोशन के लिए क्या तरीका आप कह सकते हैं, इनका क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से ये किसी को प्रमोशन के लिए सेलेक्ट करते हैं। तो आपके ऑप्शन है, दे वैल्यू द नंबर ऑफ आवर्स एन एम्प्लॉय वर्क्स। ये तो नहीं होगा क्योंकि वो काफ़ी काम करता था, उसे तो नहीं मिला। दे प्रायोरिटाइज एक्सपीरियंस ओवर डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या कह सकते हो इस राइटिंग। दे वैल्यू सोशल इंटरेक्शन एंड टीम वर्क ओवर हार्ड वर्क। तो फिर इसके ऊपर तो ये चीज़ दिया हुआ है, लेकिन जिसको दिया गया उसका भी तो कंप्लीट नहीं बताया गया ना कि किसे दिया हुआ है। सिर्फ ये बता रखा है कि वो यंग है, तो आप इससे भी नहीं कह सकते कंप्लीट कि वो कैसा था, टीम वर्क करता था कि नहीं। द प्रमोशन वाज गिवन बेस्ड ऑन सीनियरिटी। सी डबल सोशल लंच वगैरह पे भी नहीं जाता था, मतलब सोशल इंटरेक्ट तो करता ही नहीं था, हाँ। सिर्फ काम ही नहीं करता। तो फिर इसके अंदर ये दिया हुआ है कि जब हमें दूसरे के बारे में करेक्टली नहीं पता तो जो उसकी कमी दी होगी हम उसी को ही इसके आंसर समझ सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। आपको लास्ट में कुछ नहीं करना होगा, जैसे कि मैं पूरा पढ़ा दूँगा तो फिर आपको सिर्फ इसका जो क्वेश्चन है और आंसर उसे आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, Number 5. The Historical Society's website featured a prominent donation button, but its About Us page contained no information about its board of directors or how its funds were used. मतलब एक वेबसाइट के बारे में बताया गया है, वो हिस्टोरिकल सोसाइटीज़ वेबसाइट, मतलब जो एक वो ऐतिहासिक सोसाइटीज़ की के ऊपर वेबसाइट बनाई होगी कि पहले के टाइम की सोसाइटी कैसे हुआ करती थी, लेकिन और उसके अंदर उसके डोनेशन के बटन को प्रमोट मतलब एकदम अच्छे से शो किया गया है। लेकिन जब भी है इसका अबाउट अस यानी कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन वो अपने इन्फॉर्मेशन को अबाउट अस में लिख करके डालते हैं, उसके ऊपर जाते हैं तो फिर उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, जैसे उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि उनको डायरेक्ट कौन करते हैं, किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, या फिर उसके जो फंड्स हैं उन्हें किस तरीके से यानी कि जो भी आप डोनेशन देंगे उन्हें किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। इट्स बोस्टेड ऑफ इट्स लार्ज कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स, येट विजिटर्स टू इट्स फिजिकल लोकेशन फाउंड द डोर्स लॉक्ड एंड द विंडोज कवर्ड इन डस्ट। मतलब बोस्टेड का मतलब ये हो जाता है कि जब भी आप किसी चीज़ की बहुत ही खुशी से और सेटिस्फाइड होकर के किसी भी चीज़ की तारीफ करते हैं कि ये चीज़ कितनी अच्छी है, इस चीज़ की उन्होंने क्या कहते हैं उनकी कलेक्शन की तारीफ तो कर रही थी, लेकिन जब उनकी फिजिकल लोकेशन यानी कि जहाँ पर वो जगह पड़ती है वहाँ पर लोगों ने जाकर के देखा तो फिर वो जगह वहाँ पर क्या कहते हैं बंद पड़ी हुई थी, लॉक थी वो जगह, और साथ में उसकी जो खिड़कियाँ थी वो धूल में पूरी तरीके से धूल से कवर हो रखी थी। तो क्वेश्चन है what can be inferred about the historical society? Options: it is a well established and respected society. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला हमें। It is facing a financial crisis, ये चीज़ भी नहीं। It may not be a legitimate or active organization. और आपका चौथा हो जाता है इट इज़ अंडरगोइंग अ मेजर रेनोवेशन। तो वही चीज़ अगर ये चीज़ जगह रेनोवेशन में भी लग रही थी तो फिर कोई ना कोई इंसान वहाँ पर काम करता हुआ दिख ही रहा होता और वो जगह लॉक तो नहीं होती। फाइनेंशियल क्राइसिस का तो कोई हमें नहीं दिया गया है इसके अंदर, और साथ ही में वेल एवरेज का भी नहीं है क्योंकि उनके बारे में डिटेल्स तक क्लियर नहीं और जगह तक गंदी पड़ी हुई है। तो फिर यही आपका सी ऑप्शन हो गया।
लेजिमेट का मतलब और एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का तो यही मतलब होगा कि वो एक्टिवली अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी देखने को नहीं मिली, सिर्फ एक वेबसाइट बना के डाल दी थी। और लेजिमेट का मतलब यानी कि उन्होंने कानून के अंडर जितने लॉज हैं उसके अंडर काम कर रखा था, लेकिन वो इसमें दिया हुआ है ना, मे नॉट बी लेजिमेट, यानी कि जिस तरीके से उसे होना चाहिए था वो उस तरीके से काम नहीं कर रही थी, यानी कि ये कुछ फ्रॉड वगैरह का काम भी कर सकते हैं। ठीक है, सी हो गया ऑप्शन आपका। क्वेश्चन 6 का पैसेज है आपका, द नॉवल was an instant bestseller praised by critics for its intricate plot and complex characters। तो नॉवल को बेस्ट सेलर बताया गया है और इसके बारे में इसकी तारीफ की गई क्रिटिक्स के द्वारा। क्रिटिक्स यानी कि वो लोग जो कि अपनी राय देते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, वो मूवी क्रिटिक्स भी होते हैं। इसके जो क्रिटिक्स थे, मतलब जो इसके रिव्यूअर्स थे, उनकी भी उन्होंने भी इसकी अच्छी तारीफ की गई। अब इंट्रिकेट प्लॉट का वो मैं एकदम तो नहीं कह सकता, लेकिन कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स यानी कि इसके बहुत तरीके के कैरेक्टर होंगे, और इंट्रिकेट प्लॉट यानी कि आपका इस तरीके से कह सकते हैं। इंट्रिकेट का कोई एग्जांपल दे सकता है? अभी तक हम में से किसी ने ऐसा वर्ड भी नहीं सुना होगा इंट्रिकेट का। क्या चीज़? डिफरेंट यूनिक अनएक्सपेक्टेड प्लॉट। क्या चीज़? अनएक्सपेक्टेड प्लॉट। मैं एक बार इसके बारे में अभी ये कंप्लीट पूरे समझाने के बाद में एक बार निकाल के बताऊंगा, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स ही होता तो फिर कॉम्प्लिकेट को वो प्लॉट को फिर इसी के साथ में जोड़ दिया जाता है। इट्स कॉम्प्लेक्स एंड वो इट्स कॉम्प्लेक्स प्लॉट एंड कैरेक्टर्स फिर एक साथ में ही आ जाता वो, तो इंडिकेट का कुछ अलग मतलब हो सकता है। However, a closer look at online reader reviews revealed a common thread of frustration। लेकिन इसके बावजूद भी इसके एक क्लोजर लुक यानी कि जब आप ध्यान देंगे इसके ऊपर गहराई से, तो फिर इसका एक कॉमन एक वो चीज़ पकड़ी गई इसके रिव्यूअर्स की तरफ से। क्रिटिक्स यानी कि जो मेनली हर मूवी का वो देते हैं वो प्रोफेशनली, उन्होंने तो तारीफ की, लेकिन जो इसके रिव्यूअर्स हैं बाकी नॉर्मल लोग, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई, यानी कि उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं है। ये चीज़ बहुत ही कॉमनली पाई है। मोस्ट रीडर्स कंप्लेंट दैट द एंडिंग वाज अब्रप्ट, unresolved and left too many questions unanswered। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका जो एंडिंग था abrupt था, यानी कि वो बेकार था, अनरिजॉल्व था, यानी कि उसे सॉल्व नहीं किया गया था पूरी तरीके से, एक अच्छा एंडिंग नहीं बना करके दिया गया था, जिसकी वजह से उसके अंदर कई सारे सवाल रह गए थे। अनरिजॉल्व आप कैसे कह सकते हैं? अनसॉल्व क्या चीज़? मतलब वही है इसके साथ में, और ये चीज़ मैच कर रहा है क्योंकि वही दिया हुआ है कि जब आपके एंडिंग के अंदर आपके पिक्चर्स के रिलेटेड जवाब नहीं दिए जाएंगे तो फिर उसके अंदर कई सारे क्वेश्चन अनआंसर्ड रह जाएंगे। क्वेश्चन, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द डिफरेंस इन ओपिनियन बिटवीन क्रिटिक्स एंड रीडर्स। तो यही पूछा गया है कि इनके बीच का डिफरेंस क्या दिया हुआ है, कि इनका रिव्यू कैसा है और उनका रिव्यू में क्या बात है। Critics prefer stories with clear and simple resolution। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये सिंपल तो नहीं था क्योंकि इसके अंदर वो था आपका कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स थे। पता है, the novel's ending was likely ambiguous और open to interpretation। मतलब इसका जो एंडिंग था वो ज़्यादातर एक उस पे बेस्ड था, इंटरप्रिटेशन पे, यानी कि आपको खुद ही से ही सोचना पड़ेगा कि इसकी एंडिंग क्या हो सकती है, कोई भी एक क्लियर एंडिंग नहीं दी हुई है। रीडर डिड नॉट अंडरस्टैंड द नॉवेल्स मेन थीम। तो यानी कि जो इसके कॉमन रीडर थे वो इसकी मेन थीम को नहीं समझ पाए। क्रिटिक्स एंड रीडर्स हैव सिमिलर एक्सपेक्टेशंस फॉर द प्लॉट। नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं है। क्या चीज़? वैसे बी का तो नहीं कह सकते हैं, या तो बी का मतलब तो यही हो जाएगा ना कि वो उसका एक ही प्रॉब्लम बता देता है। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द डिफरेंस इन ओपिनियन बिटवीन क्रिटिक्स एंड रीडर्स। इसके अंदर डिफरेंस पूछा गया है और इसके अंदर ये बताया गया है, इसके अंदर रीडर की प्रॉब्लम को क्लियरिफाई किया गया है। इसके अंदर तो पूरा प्रॉब्लम बताया गया है और उसके अंदर फिर क्रिटिक्स भी आ जाएंगे।
अगर ये चीज़ पूरी तरीके से ही ऐसी है तो फिर किसी को भी समझ में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि क्रिटिक्स तक को। तो फिर आपका सी ऑप्शन है, रीडर डिड नॉट अंडरस्टैंड द नॉवेल्स मेन थीम। कभी भी आप कोई काम करते रहते हो तो फिर आपको वो चीज़ और क्लियरली समझ में आएगी, लेकिन दूसरा अगर देखेगा तो पैसेज आपका आ जाता है क्वेश्चन 7, एज द ओल्ड क्लॉक ऑन द मेंटल पीस चाइम्ड मिडनाइट, Sarah crept quietly down the stairs as the old clock on the mantelpiece chimed midnight. mantelpiece तो नहीं कह सकता, लेकिन chimed midnight यानी कि एकदम से रात में बजने लगती है, जिसकी आवाज़ हल्के गूंज रही हो किसी भी कमरे में। ये चीज़ जैसी होने लगती है कि मतलब ओल्ड क्लॉक मिडनाइट में आवाज़ करने लगती है, तभी सारा क्रेप्ट यानी कि धीमे धीमे उतरना, क्रेप्ट क्वाइटली डाउन द स्टेयर्स यानी कि वो आराम से सीढ़ियों से उतर जाती है। शी वॉज केयरफुल टू अवॉइड द थर्ड स्टेप विच ऑलवेज स्पीक लाउडली। तो फिर वो हमें वो ध्यान से उतर रही होती है और वो अपने क्या कहते हैं थर्ड स्टेप को बहुत ही केयरफुली अवॉइड करने की कोशिश करती है, क्योंकि जो तीसरी जो उसकी सीढ़ी थी वो बहुत ज़ोर से आवाज़ करती है। As her backpack packed with a flashlight and a map was slung over her shoulder. Over her shoulder. तो ये बताया गया कि उसके बैकपैक में एक फ्लैशलाइट थी और जो उसका एक मैप था वो उसके कंधे पर उसने लगा रखा था। मतलब कुछ कैसे कह सकते हैं, स्लंग ओवर हर, यानी कि उसने अपने कंधे के ऊपर उसका मैप रखा हुआ था। She stopped at the front door, hesitating for a moment before turning the lock with a soft click. मतलब एक लॉक को वो एकदम से वो रुक जाती है और थोड़ा सा वो मोमेंट लेती है, यानी कि थोड़ा टाइम लेती है उस चीज़ को खोलने में, ताकि वो कम से कम शोर करे, आराम से खुल जाए। तो अब इसका क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट साराज एक्शन। मतलब ऐसे हमें साफ पता चल रहा है कि वो किसी चीज़ से छुप रही है या फिर बिना बताए नहीं से निकल रही है अपने घर से, कह सकते हैं। She is going for a late night walk in her neighborhood. तो नेबरहुड के लिए रैप की ज़रूरत तो इतनी नहीं पड़ेगी, शायद हो सकता है कि कोई छोटा बच्चा हो तो इस वजह से। She is trying to leave without being noticed by someone in the house. हाँ, ये हो सकता है और ये हमारे मिल रहा है। She is a burglar trying to break into the house. तो इसके अंदर तो बता रखा है कि वो एक बर्गलर किसी भी ऐसे इंसान को कह सकते हैं जो बिना आपकी इजाज़त के आपके घर में घुस रहा हो। तो फिर ऐसा कुछ तो नहीं है वो अपने घर से बाहर निकल रही है, बल्कि शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अ कैंपिंग ट्रिप। नहीं, कैंपिंग ट्रिप के बारे में तो हमें कुछ नहीं पता है, सेंटेंस में लिखा है और ये आपका बी आपका ऑप्शन हो गया। शी इज़ ट्राइंग टू लीव विदाउट बीइंग नोटिस्ड बाय समवन इन द हाउस, बिना किसी के नोटिस हुए कि किसी को पता चले कि वो बाहर जा रही है, वो निकल रही थी अपने घर से। Question 8 passage. The city council meeting was filled with heated debate over the proposed construction of a new shopping mall. तो यही चीज़ इसके अंदर बताई गई है कि जो काउंसिल की मीटिंग थी, काउंसिल कह सकते हैं सिटी काउंसिल, यानी कि आप कह सकते हैं उस सिटी का जो मैनेजमेंट था उसके वहाँ पर एक बहुत ही गर्म डिबेट हो रही थी। गर्मा गर्मी कैसे कह सकते हैं, थोड़ी झड़क वाली या फिर थोड़ी तेज़ आवाज़ में जब लोग एक दूसरे से बात करते हैं, एक डिबेट आप वैसे कह सकते हैं बहसबाजी, क्योंकि वो चीज़ हो रही थी एक कंस्ट्रक्शन को जो सजेस्ट किया गया था एक नए शॉपिंग मॉल के लिए। Proponents argue that it would create hundreds of jobs and boost the local economy. यानी कि जो भी लोग उसके साथ में थे और उसके सहमति में थे वो यही चीज़ कह रहे थे कि ये hundreds of जॉब क्रिएट करेगी हमारे लोकल्स के लिए और इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, यानी कि हमारी इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा। ओपोनेंट्स
however pointed out the proposed location was a protected wetland home to several endangered species of birds and plants. मतलब जो उस लोकेशन के बारे में बात की जा रही थी उसको ये चीज़ कहा गया था कि वो एक प्रोटेक्टेड वेटलैंड है। वेटलैंड यानी कि कोई भी ऐसा इलाका जहाँ पर पानी स्टोर हो रखा हो, यानी कि लेक्स वगैरह ऐसे आप कोई भी ऐसा आप कह सकते हो, झील के पास वाला इलाका। तो फिर ये कहा गया था कि वहाँ पर कई सारे जानवर और पेड़ पौधों को बचा करके रखा हुआ है, वो जगह प्रोटेक्टेड है, वहाँ पर ये कोई भी काम नहीं होना चाहिए। दे ऑल्सो आर्ग्यूड दैट द मॉल वुड इंक्रीज ट्रैफिक कंजेशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। इसी वजह से ट्रैफिक कंजेशन यानी कि हद से ज़्यादा ट्रैफिक का क्राउड वहाँ पर होने लग जाएगा और बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा भी होगा। तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है इसका लास्ट का हमारा, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द प्राइमरी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द पैसेज। तो आप इसके अंदर क्या कह सकते हैं कि उनकी जो झगड़े जो बहस हो रही थी उसका मेन कारण क्या है। ऑप्शंस, द नीड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। हाँ, ये चीज़ काफ़ी हमें सेंटेंस में मिलती है, आगे देखते हैं अगर इससे कोई पैटर्न दिया होगा। द सिटीज काउंसिल डिजायर फॉर पावर वर्सेस सिटीजन्स राइट। नहीं, इसमें सिटीजन के राइट की तो कुछ नहीं बात करेंगे कि कुछ उससे इफेक्ट हो रहा। अभी तक तो एनवायरमेंट को ही हाथ बताया गया सेंटेंस में। द नीड फॉर अ न्यू कंस्ट्रक्शन वर्सेस द प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन तो नहीं हो रही किसी हिस्टोरिकल साइट की। द डिजायर फॉर मोर जॉब्स वर्सेस द नीड टू रिड्यूस ट्रैफिक। सिर्फ ट्रैफिक की बात नहीं हो रही, क्लियर सबसे क्लियर आपका कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन है। द नीड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। आपका जो पूरा मनी का सिस्टम होता है जिसके अंदर लोग एक दूसरे से ट्रेड करते हैं सामान के लिए, उसे आप इकोनॉमिक कह सकते हैं कि आपकी इकोनॉमी वही होती है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि इकोनॉमी का आपका डेवलपमेंट, लेकिन वहीं पर आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी कि अपने एनवायरमेंट वातावरण का बचा करके रखना। ठीक है, तो फिर आपका ये क्वेश्चन। अब मैं आपको फर्स्ट से पूरा लिखवा देता हूँ।